नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस YouTube चैनल पर हम एक बहुत ही दर्दनाक घटना पर विचार करने जा रहे हैं और देखेंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन उभर कर सामने आ सकते हैं। इस घटना को बताने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने आपको एक बार लॉकडाउन से संबंधित कुछ बातें कहने के लिए कहा था, अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा था। उसके बाद में मैंने ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में आपसे चर्चा की थी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मुझे गर्व है अपने स्टूडेंट पर कि उन्होंने अपनी बात को बहुत ही तर्कयुक्त और सार्थकता के साथ कहा, न कि सोशल मीडिया पे जो भटकाव की स्थिति बनी हुई है उसको आधार बनाकर। उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही मेरे अकॉर्डिंग, जब मैंने एनालाइज़ किया, क्योंकि मेरे भी तो अपने विचार होंगे ना। वो बिल्कुल सही कही उन्होंने। हर बच्चे का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, सभी बच्चों के स्टेटमेंट जो है स्वागत योग्य है। और मैं ये कहना चाहूँगा, खुले दिल से कहना चाहूँगा ये चीज़ें, कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं वापस रिपीट कर दूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप में जो क्षमता मैं देखना चाहता था उन कमेंट्स के माध्यम से मुझे मिली। और मान के चलना, ये जो आपके लिखने की जो कला थी, जो तर्कयुक्त बात कहने की जो कला थी, आप सोच नहीं सकते। आप यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी होता है उसके लिए आप तैयार हो रहे हो। आपको वहाँ तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपसे कहूँगा, अपनी कामयाबी को रुकने भी मत देना। ठीक है, अभी हम एक रिक्वायरमेंट के तहत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कोई कोर्ट की भर्ती निकली हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली एसआई या दिल्ली कांस्टेबल से संबंधित, दिल्ली पुलिस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप में ऐसी कोई कमी नहीं है कि आप भारत की सबसे बड़ी जॉब या स्टेट से संबंधित सबसे बड़ी जॉब, जैसे राजस्थान के संबंध में आरएएस, उसको आप क्लियर नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिए। तो ये जज्बा मैंने आप में देख लिया है। अब होता क्या है, हम आपके जज्बे को बताने वाले होते हैं, लेकिन उस दिशा में आप किस तरीके से चलते हो, कौन सी गाइडलाइन इस्तेमाल करते हो, ये फिर वक्त पर डिपेंड होता है। कहाँ पर आप यदि भटक गए फिर गलत हो जाता है। बस ये भटकाव नहीं रखना आपने। तो एक बार पुनः मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपके स्टेटमेंट पढ़कर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। रियल में मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो मेरी पावर है, मेरी ताकत है, मेरी पावर है। तो दोस्तों, आगे भी आपको मैं इस तरीके से कई तथ्यात्मक बातें कहूँगा और मैं आपके विचार जानूंगा इनसे। और आप हमेशा कोई भी विचार दो, तर्कयुक्त दें, तर्कयुक्त। उसमें आसपास की हर बातों को शामिल करें। मेरे कहने का मतलब है कि भावनाओं पर ना जाएं, भावनाओं पर ना जाएं, क्योंकि हम भावनाओं को यदि शामिल कर देते हैं तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो तर्कयुक्त कभी नहीं बन पाता है। आप कोई भी मामला होता है, जैसे अभी मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगा, उस केस पर आप विचार कर सकते हो। आपका जो केस है ये मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, या आप कह सकते हो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित होना चाहिए, संविधान पर आधारित होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह देते हैं कि आरक्षण जरूरी है या नहीं है। हमने बात की आरक्षण जरूरी है या नहीं है, तो एक भावना ऐसी बन जाती है, जो उच्च वर्ग का होगा वो कहेगा अरे हटाओ साहब, हटाओ यार, इसको हटाओ। निम्न वर्ग का होगा वो कहेगा नहीं नहीं जरूरी है। तो ये भावनाओं पर हो गया।
हमने इन दोनों भावनाओं को साथ लेके चलना है, तभी हमारा जो उत्तर है वो तर्कयुक्त बनेगा। हम ऐसे नहीं कह सकते यार हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये गलत हो गया, ऐसे नहीं कह सकते हम कभी भी। ध्यान रखना, जो यूपीएससी है या अन्य कोई स्टेट पीसीएस है, इस तरह के जवाब की आपसे आशा नहीं करता है। आपको बहुत गंभीर होकर इसके बारे में सोचना होता है, तर्कयुक्त बात कहनी होती है आपने। खैर, इन पर हम चर्चाएं करते रहेंगे। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं और आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा मेरी ताकत मेरे स्टूडेंट है, मेरी पावर मेरे स्टूडेंट है, तो मैं उम्मीद भी आपसे ही कर सकता हूँ जैसे आप मेरे से उम्मीद करते हो। हम दोनों एक दूसरे की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। टेलीग्राम का है और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित ऐप का है। और टेलीग्राम को तो आप ज़रूर करें। इसका कारण मैं आपको बता दूं, मैंने कल ही बताया आपको, रिवीजन से संबंधित अपनों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया है। बिल्कुल भी उसको नेगलेक्ट मत करना। यदि आप कर चुके हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं खासकर उनको कहना चाहूँगा। कहते भाई 1.5 साल का कर्ण जी के आपको करना है, लेकिन 1.5 साल में सारे वीडियोज़ करने की जरूरत नहीं है आपको। जो भेज रहा हूँ उनको कर लीजिए। उनको कर लोगे तो ही आप मान के चलिए आप एक सही दिशा में 1.5 साल के कर्ण जी के को तैयार कर लोगे। क्लियर। और दोस्तों, मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर तो कोई काम चलता ही नहीं। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। पढ़ते जाइए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अनावश्यक चीज़ों की तरफ आपने कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपके रिश्तेदारों से संबंधित कोई कमेंट हो, या आपके पारिवारिक स्थिति ही क्यों ना हो। मैं मानता हूँ पारिवारिक स्थिति बहुत ही जिम्मेदार होती है इसके लिए, लेकिन हमें उससे जूझना पड़ता है, हमें उससे नेगलेक्ट करना पड़ता है, हमें उससे निकलना पड़ता है। क्योंकि यदि हम उससे नहीं निकल पाएंगे तो हम वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमारा उद्देश्य आगे बढ़ना होता है। क्लियर हुई मेरी बात सारी? तो आपसे उम्मीद करता हूँ सही दिशा में चलिए। फिर भी आपको कोई भी समस्या आती है, आपको आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। लेकिन गलत रास्ते पर और गलत निर्देशन में यदि आप चलोगे तो जो सिस्टम बना हुआ है उसी में आप अपनी कामयाबी नहीं खोज पाओगे, और फिर हमें एक गलत रिजल्ट मिलता है, जो कि हमारे साथ साथ हमारे परिवार और हमारे समाज के लिए भी हानिकारक हो जाता है। क्लियर। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है हाथरस का मामला। निर्भया कांड जैसा ही एक कांड है और काफी गंभीर मामला है। हाथरस गैंगरेप, हेडिंग डाल दीजिए। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है ये। मैं ये कहूँ एक प्रकार का जघन्य अपराध है, और इस प्रकार के जो काम, जो अपराध, जो जघन्य अपराध जो लोग करते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल व्यू देना चाहूँगा। उन्हें इन समाज में रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें इन जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। ये मेरे पर्सनल व्यू है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत, प्रक्रियाओं के तहत, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत हमें एक निर्धारित मार्ग पर चलना पड़ता है, लेकिन रियल में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के आरोपियों को इस जीवन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए या उन्हें वहाँ पर भेज देना चाहिए। नो डाउट, इस मामले में मैं यही कहूँगा। इस तरीके के अपराध करने वाले लोगों को इस जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका जीवन छीन लिया जाना चाहिए। मैंने कहा छीन लिया जाना चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यू है और होना भी चाहिए। आप देखिए, हाथरस जो गैंग रेप था, इसमें एक दलित युवती के साथ रेप किया गया, गैंग रेप किया गया 4 आरोपियों के द्वारा। अभी जेल में है वो। और गैंग रेप करने के बाद उस युवती को मारा गया, पीटा गया, उसके शव को शत विशत कर दिया गया। और मतलब जो एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, उस तरीके के काम उसके साथ किए गए, जिसको मैं बोलचाल की भाषा में अभी आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप जानते हो। ये जो मामला हुआ, ये मामला हुआ
14 सितंबर 2020 को। यदि आपके टॉपिक की बात करूं तो राजस्थान कांस्टेबल का जो चैप्टर है, हालांकि मैं इस्तेमाल यहाँ पर शब्द राजस्थान कांस्टेबल कर रहा हूँ, लेकिन ये सभी एग्ज़ाम के लिए होता है। बाकायदा मैंने आपको महिला और बाल अपराध के 7 वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, उसमें मैंने सारी बातें आपको बताई है। अब जो ये मौका है आपको है ये गैंगरेप को वहाँ ऐड करने का। अब कहाँ ऐड करोगे, अच्छे तरीके से आपको मैं बता चुका हूँ। बाकायदा मैंने 3-4 पेज भी छुड़वाए थे। यदि वहाँ जगह है तो महिला अपराध से संबंधित जो बात है वहाँ पर आप इसको ऐड कर लोगे। अब आप देखिए, आप जैसे ही इसको ऐड करोगे आपके नोट्स कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल करंट से टच करते हुए। दोस्तों, अनुभव के साथ कह रहा हूँ, यदि इस तरीके से आप तैयार करते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कामयाब होने से कोई रोक सकता है। और जो बच्चे मेरे मार्गदर्शन में चल रहे हैं उसका मैं परिणाम देख भी चुका हूँ। उनके अभी जो मैंने स्टेटमेंट देखे थे, जो उन्होंने बातें कही थी, बिल्कुल गदगद हूँ मैं इस मामले में, और खुद पर गर्व भी महसूस करता हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने शब्द, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कई बच्चों ने, तो मैं हैरान रह गया मैं। गुड, बेस्ट ऑफ लक, बहुत आगे जाओगे आप लोग, बहुत आगे जाओगे। तो इस गैंगरेप को आप वहां पर जाकर ऐड कर लोगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या है? डेट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक तो डेट इंपॉर्टेंट, जो बताता जाऊं आपने ध्यान रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये किसके साथ हुआ था? दलित युवती के साथ, दलित युवती के साथ हुआ। और यहां पर एक बात आप ध्यान रखनी है, हाथरस के बारे में आपसे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। हाथरस, हाथरस क्या है? देखिए, ये जो हाथरस है एक शहर का नाम है। एक सिटी है ये। क्लियर? अब देखिए, ये जो है, ये सिटी कहां है, किससे संबंधित है? ये म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ हाथरस डिस्ट्रिक्ट का है। हाथरस जिले से, हाथरस जिले का एक म्युनिसिपल बोर्ड है ये। क्लियर? तो जिला भी क्या हो गया? हाथरस हो गया, और शहर का नाम भी क्या हो गया? हाथरस। जैसे जयपुर जिला है और जयपुर शहर भी है, वैसे ये जो हाथरस डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ता है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है। कई बार मैंने इस तरीके से देखा है कि कोई जब स्थान विशेष चर्चा में आ जाता है तो उस स्थान की विशेषता के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जो हाथरस है, ध्यान रखना, देसी घी की इंडस्ट्री और कॉटन मिल के लिए प्रसिद्ध है। एक लाइन लिख दीजिए, कॉटन मिल्स एंड देसी घी इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि हाथरस का संबंध यूपी से है। अब देखिए, दलित युवती के साथ किया, चारों आरोपियों ने किया, और यहां पर क्या हुआ, फिर दलित युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पर इसकी मृत्यु हो गई। अब बात आती है इसकी मृत्यु कब हुई? 29 सितंबर 2020 को मृत्यु हुई। क्लियर? अब इसकी मृत्यु हो गई, इलाज के दौरान इसकी मृत्यु। अब देखिए, निर्भया कांड से मिलता जुलता है। इसका जो अंतिम संस्कार किया गया, ये किया गया 1 अक्टूबर 2020 को, और ये किया गया रात्रि 2:30 बजे। अब देखिए, मैंने आपको बकायदा ये 3 डेट बताई है। देखिए, वर्तमान में जो एग्जाम की स्थिति बनती है और जिस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के बनेंगे। ये जब क्वेश्चन आते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, लेकिन इसके पीछे आधार है। बिना आधार की बात नहीं कर रहा मैं इसलिए बात कर रहा हूं
क्योंकि ये तो देख लीजिए, इसके तो पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे निर्भया कांड कब हुआ था, ये डेट पूछी गई है, पुराने पेपर देखते हैं तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर सकता हूं कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, लेकिन इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। 1 अक्टूबर 2020 को इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, कारण इसका अंतिम संस्कार जो है चर्चा में बना हुआ है। बकायदा आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए कि इसके अंतिम संस्कार में व्यवधान आए, बीच में व्यवधान इस तरीके से आए कि परिजनों ने मना किया, शकल तक दिखाई नहीं देगी, और आप देखिए 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2:30 बजे अंतिम संस्कार होता ही नहीं, ये अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो यहां पर यह बात कही गई जो आज के न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे, यह है मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण चर्चित। अब देखो, अब ये चर्चित होगी ना तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आप ये सोचोगे यार देखना यार उसने तो अंतिम संस्कार के बारे में पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं ये, इसलिए मैंने कहा ये 2 डेट आपको ध्यान रखनी है, और ये भी रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए मामला हुआ तो ये जो दलित युवती है, ये जो केस है पूरा, दलित युवती के पक्ष की वकील, इसका नाम याद रखना है आपने, सीमा कुशवाहा। और ये सीमा कुशवाहा वही है, निर्भया कांड की वकील है ये। उसमें भी ये निर्भया की तरफ से इन्होंने केस लड़ा था, सीमा कुशवाहा। अब देखिए निर्भया कांड चर्चा में रहा था, बताने की जरूरत नहीं, ये गैंगरेप चर्चा में है, और सीमा कुशवाहा दोनों की वकील रही। तो आपसे पूछ लेगा कि हाथरस गैंगरेप की वकील कौन है, निर्भया कांड की वकील कौन से, क्योंकि दोनों ही चर्चा में रहा, 2020 में चर्चा में रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन यहां से बनता है। अब एक नाम आपने सुना कि इस पूरे प्रकरण की जो जांच है एसआईटी के द्वारा कराई जा रही है, जो हाथरस गैंगरेप है इसकी जांच जो करवाई जा रही है एसआईटी। अब ये जो एसआईटी है ना, यहां पर आपसे फुल फॉर्म वगैरह पूछ ली जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये जांच कर रही है। लेकिन अभी आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा कि इसकी जांच के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है सीबीआई को सिफारिश की है। एक लाइन लिख दीजिए, यूपी सरकार ने इस कांड की जांच के लिए सीबीआई से, इस कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। अब ये सीबीआई वैसे में बहुत चर्चा में है। अभी जो सीबीआई का कोर्ट है उसने अयोध्या मामले में अपना डिसीजन दिया है, उसकी भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा सुशांत केस में सीबीआई चर्चा में रहा। तो ये जो अब सीबीआई आ गया, ये अपने आप में क्वेश्चन लेकर आ गया। हालांकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हल्की सी आपको रिवीजन करा देता हूं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब इसकी स्थापना वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है। 1941 में हुई। इसका जो हेड ऑफिस है नई दिल्ली है, और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है, अध्यक्ष जो है, ये है ऋषि कुमार शुक्ला। ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये बन जाते हैं। अन्य घटनाओं के तहत आपने ये भी देखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को परिजनों से मिलने नहीं दिया गया, और बाद में कई जद्दोजहद के बाद में वो परिजनों से मिले। तो परिजनों ने जो क्वेश्चन उठाए, उन क्वेश्चनों को प्रियंका गांधी ने मीडिया के सामने जाहिर किया, वो हमारे वायरल भी हुए वो सारे क्वेश्चन। तो ये सब घटनाएं जो है अभी घटित हुई है। अब ये जो घटनाएं घटित हुई है आगे क्या रूप लेती है,
ये भविष्य के गर्भ में है, देखेंगे क्या सिस्टम है, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित जो बात हो सकती थी वो हमने अब तक कर ली है। कोई नई बात आएगी तो साथ साथ हम अपडेट कराते जाएंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए, एक छोटी सी न्यूज़ है जिसको हम कई सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ सकते हैं। अटल टनल का शुभारंभ। अटल टनल का शुभारंभ, अटल टनल का शुभारंभ हुआ है 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए, अटल टनल, मैं इसकी बात करूंगा। आपको मालूम होगा, लेकिन मेरी ड्यूटी यहां बनती है आपको बताना एक एक शब्द के बारे में कि टनल क्या है, टनल क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये होती है सुरंग। टनल का मतलब होता है सुरंग बनाई गई है, और अटल का मतलब आप जानते ही हो। ये जो अटल है इसका मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है ये। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। तो ये तो होगी एक सिंपल बात। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये है विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है। ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है ये। तो विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है, और इसका जो आकार है ये घोड़े के नाल के समान है। इसकी जो लंबाई है ये 9.2 किलोमीटर है। आप 9 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए, कई जगह आपको 9.3 मिल जाएगा, कई जगह आपको 9.1 मिल जाएगा। ये फालतू बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एपोरेक्स 9 किलोमीटर के आसपास मानिए, और विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है ये। क्लियर? और सबसे महत्वपूर्ण बात, किन स्थानों को जोड़ेगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन स्थानों को जोड़ेगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जोड़ेगी लेह और मनाली को जोड़ेगी, लेह और मनाली को जोड़ेगी। अब देखिए, ये जो लेह है ये कहां है? ये लद्दाख में है। क्लियर? और मनाली कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। अब ये बातें आपने ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है कि यह टनल लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी, इस तरीके से आ जाता है। तो लेह मनाली को जोड़ने के लिए ये टनल बनाई गई है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है। मैं फायदे के अंदर से फायदा निकालूंगा। कैसे? ध्यान से समझना इस बात को। 46 किलोमीटर की दूरी कम होगी, 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। क्लियर? अब 46 किलोमीटर की यदि दूरी कम हो जाएगी
तो हमें ये क्या क्या फ़ायदे करवाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि समय बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? समय बचेगा, और आजकल टाइम की ही तो डिमांड है। जहां पर समय बचता है, ध्यान रखना, वहीं पर ही उद्योग पनपते हैं। कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी उद्योगपति है, वहां पर जाना ज़्यादा पसंद करेगा जहां पर उसे जाने में समय कम लगता हो। ये हमेशा ध्यान रखना। अब आप देख लीजिए, जहां भी आप देखोगे कि इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादातर कहाँ बनी हुई है? नेशनल हाईवे पे बनी हुई है। क्लियर? नेशनल हाईवे क्योंकि सीधा जोड़ते हैं स्थानों विशेषों को, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जब हम आगे परिवहन करते हैं तो दिक्कतें नहीं आती तो इंडस्ट्रियां वगैरह भी आपको वहीं मिलेगी। अपने गांवों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं है क्योंकि वहां के रास्ते थोड़े दुर्गम हैं। ठीक है, तो सरलता जरूरी होती है। तो समय बचेगा तो मान के चलना इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्पादन बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियां खुलेगी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, ये सारी बातें आएगी। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा? दूसरा ये होगा, अब देखिए, जब दूरी कम होगी, इसका मतलब पेट्रोल डीजल ये क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ईंधन की बचत कैसी होगी? ईंधन की बचत ज्यादा होगी, ईंधन ज्यादा बचेगा। क्लियर? अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो ईंधन के मामले में जो भारत है, ये आत्मनिर्भर नहीं है। भारत दूसरे देशों पर डिपेंड करता है, दूसरे देशों से आयात करता है। जब हम दूसरे देशों से तेल मंगाएंगे, ओबियसली बात है हमें डॉलर देना पड़ेगा, और हमारे यहाँ डॉलर की कमी हो गई तो रुपया गिरेगा। ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो ईंधन की बचत ज्यादा होगी, तो ईंधन का आयात कैसा करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ईंधन का आयात कम करना पड़ेगा तो डॉलर हमारे पास ज्यादा बचेगा, डॉलर बचेगा, और डॉलर बचेगा तो हमारा जो रुपया है वो मजबूत खड़ा होगा इंटरनेशनल मार्केट में। ये होगा। क्लियर? अब देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यदि ईंधन की बचत ज्यादा होगी, ईंधन हम कम खर्च करेंगे, तो क्या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा नहीं मिलेगा? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा। तो अब आप देख लीजिए कितनी बातों से ये टच कर गया। पर्यावरण संरक्षण को टच कर गया, इकोनॉमी से टच हो गया। ये देखिए इकोनॉमी, यही तो इकोनॉमी है। अब देखिए इसका सेना भी फायदा होगा। सेना के संबंध में सामरिक दृष्टि से भी ये फायदेमंद है। कैसे? आइए, सामरिक दृष्टि से फायदेमंद। अब देखिए, जब हम इन स्थानों को देखते हैं, लेह मनाली देखते हैं, तो यहां पर हमारे दो पड़ोसी देश सामने आते हैं, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना की यदि हम बात करें तो दोनों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, इनके साथ हमारे कड़वे अनुभव रहे हैं। तो समय समय पर आप देखते हो कि कई बाधाएं भी आती रहती है। अभी चीन भारत तनाव भी चला था, पाकिस्तान के साथ भी तनाव चलता रहता है। तो ये जो सुरंग है, जब हमारी वहाँ सेना खड़ी है तो सेना को हमें राशन पहुंचाना पड़ता है, हथियार पहुंचाने पड़ते हैं, सैन्य साजो सामान जो भी हमें पहुंचाना पड़ता है, तो उसके लिए रास्ता तो आसान चाहिए ना। तो उस सामान को पहुंचाने के लिए ये टनल महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे लेह लद्दाख सीमा पर चीन है, यहां पर हम सामान संभाल कर इस सीमा की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, कारगिल सीमा पर पाकिस्तान है, अब यहां पर जो हमारे सैनिक बैठे होंगे उनको हम सामान पहुंचा सकते हैं। क्लियर? तो वो आसान हो जाएगा। ओबियसली बात है, यदि आसान हो जाएगा तो ये जो समस्याएं क्रिएट करते हैं ये जो दोनों देश, उससे हम निपट सकते हैं। तो सामरिक दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से,
और पर्यावरण की दृष्टि से ये टनल भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपने इन बातों का भी ध्यान रखना है ताकि यदि कोई कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपके सामने आए तो आप उसको टैकल कर सको। क्लियर? एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने हाथरस गैंगरेप, जो कि एक जघन्य कांड है, उस पर हमने चर्चा की। कैसे क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने जाना। इसके अलावा जो अटल टनल का जो शुभारंभ किया गया है उसके फ़ायदों के बारे में हमने जाना, और बेसिक फैक्ट जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने जाना, और उसको जो एनालिटिकल अप्रोच हमने दे सकते थे हमने उसको देने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम को अपलोड कर लें। टेलीग्राम से संबंधित जो रिवीजन से संबंधित हमारा प्रोग्राम चला है उस प्रोग्राम में आप बखूबी भाग ले सकते हो। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप चल सकते हो। तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।